Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 19 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारी आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किसने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है टू बूस्ट द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रामनाथ कोविंद, डी राजनाथ सिंह या फिर ई निर्मला सीतारमण। तो चलिए इसका आंसर इज ए नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जून को ये अभियान लॉन्च करेंगे फ्रॉम तेलिहार विलेज। चलिए बहुत क्विक रिविजन कर लेते हैं कि बाकी लोग कौन कौन हैं। अमित शाह हैं हमारे होम मिनिस्टर, रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और निर्मला सीतारमण हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में लगभग 60 दिन का लॉकडाउन था और इसके कारण कई सारे प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट आए थे और उनके पास रोजगार का साधन नहीं था। इसीलिए हमारी केंद्रीय सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 125 दिन के लिए काम प्रोवाइड किया जाएगा प्रवासी मजदूरों को और इससे उन्हें अपना गुजारा करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं इस कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन शुरू होगा 6 स्टेट्स में और उसकी 116 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं। वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रवासी मजदूर रहते हैं, इसीलिए ये कैंपेन फिलहाल ये 6 स्टेट्स को कवर कर रहा है। जो हमारी रूरल इकोनॉमी है और वहाँ के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, उसमें एक उछाल लाने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए ये प्रवासी मजदूरों को काम प्रोवाइड करेगा। तो हमारी सरकार ने 25 अलग अलग टाइप के काम चुने हैं, जिसके तहत अलग अलग प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा और उनका जो टोटल बजट है इस पूरे प्रोजेक्ट का या इस पूरे अभियान का वो है 50,000 करोड़। तो इतना पैसा यानी कि 50,000 करोड़ हमारी सरकार इन्फ्यूज कर रही है इन दी रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम। तो उनका जो पायलट प्रोजेक्ट है या जो शुरुआती दौर है उसमें 25,000 प्रवासी मजदूरों को वो लोग चुनेंगे और उन्हें काम दिया जाएगा 1 से 25 दिनों के लिए। और ये कई टाइप के काम है, इसमें कुछ होगा रूरल वर्क्स, रेलवे का कुछ काम होगा, पाइपलाइन सेटिंग अप का काम होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का काम होगा। तो ऐसे कई सारे काम उन प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2021 के नॉन परमानेंट कैटेगरी में आने के लिए भारत ने कितने वोट भारत को मिले हैं 192 वोटों में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर है सी, 184 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 192 भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2021 के नॉन परमानेंट कैटेगरी में आने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स है परमानेंट और 10 मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट जो चेंज होते रहते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनका टेन्योर होता है वो होता है 2 इयर्स का और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं हम लोग बात कर लेते वो लोग कौन कौन है। 5 परमानेंट मेंबर्स है चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया। ये 5 है परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें 184 मिला है भारत को वोट्स आउट ऑफ 192। इससे पहले 7 बार पहले भारत नॉन परमानेंट कैटेगरी में आ चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के।
तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से वर्ष में आया है भारत। 1950-51 में आए हैं इंडिया एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल। 1967-68, 72 and 73, 1977 and 78, 1984 and 85, 1991 and 1992, 2011-12 और अब हाल ही में 2021-22 के लिए आया है भारत। और भारत के साथ जो बाकी 3 देश आए हैं एज नॉन परमानेंट मेंबर्स वो है आयरलैंड, मेक्सिको एंड नॉर्वे। तो चलिए बात करते अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, रिलायंस जियो ने हाल ही में सऊदी वेल्थ फंड PIF को कितने प्रतिशत स्टेक बेचे हैं फॉर 11,367 करोड़। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज डी। 2.3% स्टेक बेचा है जियो प्लेटफॉर्म्स ने टू सऊदी वेल्थ फंड PIF फॉर 11,367 करोड़। मैं आपको बता दूं ये 11th डील है इन 8 वीक्स बाय जियो प्लेटफॉर्म। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं जियो के बारे में। जियो वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2007। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और उसके फाउंडर का नाम है मुकेश अंबानी। तो जो अलग अलग कंपनीज के साथ डील्स हुई एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए अब इन 11 प्लेयर्स की बात की जाती है। सबसे पहले डील हुई थी 22 अप्रैल को फेसबुक के साथ, जिसमें फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपीस निवेश किए थे फॉर 9.99% स्टेक। दूसरी डील हुई थी 3 मई को, जिसमें सिल्वर लेक ने 1.15% स्टेक खरीदा था फॉर 5,656 करोड़। उसके बाद तीसरी डील हुई थी 8 मई को, जब विस्टा ने 2.32% स्टेक खरीदा था फॉर 11,367 करोड़। चौथी डील हुई थी 17 मई को, जब जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक खरीदा था फॉर 6,598 करोड़। पांचवी डील हुई थी 22 मई को, जब KKR ने 2.32% स्टेक खरीदा था फॉर 11,367 करोड़। छठी डील हुई थी 5 जून को, मतलब छठी और सातवीं डील हुई थी 5 जून को। उस समय मुबादला ने खरीदा था 1.85% स्टेक फॉर 9,093 करोड़ और सिल्वर लेक ने अपना निवेश बढ़ाया था बाय 0.93% फॉर 4,547 करोड़। उसके बाद डील हुई थी आडिया के साथ 7 जून को, जब आडिया ने 1.16% स्टेक खरीदा था फॉर 5,683.5 करोड़। उसके बाद TPG और एल कैपिटल ने 13 जून को 2 बार रिलायंस ने अपने 0.93% स्टेक और 0.39% स्टेक बेचे थे TPG और एल कैपिटल को फॉर 4,546.8 करोड़ एंड 1,894.5 करोड़। और 18 जून को जो लास्ट डील हुई है वो PIF के साथ हुई है, जब उन्होंने 2.32% स्टेक बेचा है फॉर 11,367 करोड़। इसके साथ जो उन्होंने मार्केट से अब तक 1,15,693.95 करोड़ रेज कर लिए हैं बाय सेलिंग ऑफ देयर 24.7% स्टेक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, ADB ने कितने प्रतिशत भारत के GDP ग्रोथ के रेट को आंका है फॉर द फिस्कल ईयर 2020 एंड 21। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज E-4%। मतलब उनका मानना है कि हमारी जो GDP है फॉर द ईयर 2020-21 वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और हो जाएगी -4%। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम बात कर लेते हैं ADB के बारे में कुछ। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है फिलीपींस में। इनके प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा। and it was founded on 19th December 1966। तो चलिए अब बात करते हैं
एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल में जो भारत की जीडीपी है उसे आंका था 4% आंका था, लेकिन 18 जून को उन्होंने एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट निकाली है जिसके तहत उनका मानना है कि भारत की जीडीपी 4% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि -4% हो जाएगी भारत की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। इसके साथ उनकी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में 2021-22 के लिए भारत की जो जीडीपी है उन्होंने आंकी थी एट 6.2% और उसे भी घटा करके उन्होंने 5% कर दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कोविड-19 का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारी कमिंग डेज में हमारी इकोनॉमी में, इसीलिए उन्होंने हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसे स्लैश कर दी है नेगेटिव में। तो चलिए बात करते हैं कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक आंकी है। आईसीआरए ने भारत की जो जीडीपी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि वो होगी -5%। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है एट -3.2%। आरबीआई ने एस्टिमेट किया है एट -1.5%। बीआई ने एसबीआई ने प्रोजेक्ट किया है एट -6.8%। सीरिस ने एस्टिमेट किया है एट -5%। फिच और एसपी ने भी एस्टिमेट किया है भारत की जीडीपी एट -5%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कितने मोबाइल एप्लीकेशंस जो चाइना से लिंक करते हैं उनके खिलाफ भारतीय सरकार को चेतावनी दी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज डी 52। भारत की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने हमारी जो सरकार है उन्हें वार्न किया है अगेंस्ट 52 मोबाइल एप्लीकेशंस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना से लिंकअप करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये जो 52 मोबाइल एप्लीकेशंस है ये हमारी केंद्रीय सरकार या तो इन्हें ब्लॉक कर दे या लोगों को एडवाइस करे ताकि हम इसे यूज़ करना या हमारे मोबाइल से इसे अनइंस्टॉल कर दे, बिकॉज ये जो एप्लीकेशंस है इससे बहुत ज़्यादा डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट कर रही है फ्रॉम इंडियन यूज़र्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हो रहा है और लद्दाख में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स एस्केलेट हो गई थी, जिसके कारण इन जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने वार्न किया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारे डेटा को मिसयूज़ नहीं करे। इसके कारण उन्होंने एडवाइस किया है कि इसे इमीडिएटली अनइंस्टॉल किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं भारत में। उसमें है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक में और फेसबुक ने हाल ही में टिकटॉक जैसे एक वीडियो शेयरिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोलैब। और बाकी कंटेंट ऐप्स है जैसे कि यूसी ब्राउज़र, जेंडर, शेयरिट एंड क्लीन मास्टर्स। तो चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। Who is the head of the panel formed by the SEBI that suggested measures to strengthen markets watchdog enforcement mechanism and improve the system of recovery of refund of money? सेबी द्वारा गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं जिसने बाजारों के पहरेदारों के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने और पैसे से छीने हुए धन की वसूली की प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अनिल दवे। तो आप बात करते हैं इन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए हैं। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 16 जून को सेबी ने एक पैनल का गठन किया है जो सजेस्टिव मेजर्स देगी ताकि जो हमारे मार्केट की वॉचडॉग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है कैसे हम लोग उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो हमारी पैसे यानी कि जो मनी हमारे सिस्टम से निकाल ली गई है थ्रू अनफेयर मीन्स उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो उस कमेटी के हेड सुप्रीम कोर्ट के जज अनिल दवे ने कुछ सजेशंस किए हैं। उनका मानना है कि अगर हम एक क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट का मेथड अडॉप्ट करें तो इससे हमारा जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो और ज़्यादा फर्दर स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हमारे पैसे भी रिकवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक कमेटी बिठाई गई है जो हमारे रिकवरी, इंसॉल्वेंसी और सिक्योरिटी लॉस को स्टडी कर रही है और उसमें क्या नेसेसरी अमेंडमेंट्स और चेंजेस लाने हैं उसके ऊपर वर्क कर रही है। बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम में लॉज है जिनका फ़ायदा उठा के
जो डिफ़ॉल्टर्स है वो उसमें शरण ले लेते हैं, तो उन लॉज को जब तक अमेंड नहीं किया जाएगा तब तक हमारे इन्वेस्टर्स है दे विल कीप लूजिंग मनी। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई है ताकि इन लॉज में एट द अर्लीस्ट चेंजेस लाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में एशियन यूथ पैरा गेम्स का चौथा एडिशन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, बहरीन। एशियन पैरालंपिक कमेटी ने 17 जून को अनाउंसमेंट की है कि जो 4th एडिशन है ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स वो बहरीन में आयोजित किया जाएगा फ्रॉम 1st to 10th दिसंबर नेक्स्ट ईयर, यानी कि दिसंबर 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। उनका मानना है कि 20 साल की कम उम्र में तकरीबन 800 एथलीट्स इसमें पार्ट लेंगे और 9 अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से स्पोर्ट्स है वो, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, गोल बॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, पैरा टाइकोंडो और बोशिया। ये 9 जो गेम्स है अलग अलग स्पोर्ट्स है इसमें पार्ट लिया जाएगा बाय द एशियन यूथ पैरा गेम्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल पिकनिक डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज 18 जून। 18 जून को हर साल इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। ये साल तो आप जानते हैं बचपन से, और आपने सुना भी होगा, आप लोग कई सारे लोग पिकनिक्स पे गए भी होंगे। तो ये मनाया जाता है कि एक दिन कम से कम हम अपनी बिजी लाइफ से निकाल करके नेचर के साथ बैठ के हमारे अपने लोगों के साथ बैठे और उनके साथ समय बिताए। इसीलिए पिकनिक डे हर साल मनाया जाता है कि लोग एक कॉन्क्रीट जंगल में हम रहते हैं, बाहर निकले और नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वहां पर एक अच्छी खासी मील एंजॉय करें। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से डेज हैं जून में इम्पोर्टेंट। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे। 12 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 1971 वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जिनका हाल ही में निधन हुआ है कोविड-19 के कारण, उनका नाम क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए उनका आंसर नाम इज राज मोहन बोहरा। चलिए अब उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन बोहरा जो 97 के वॉर हीरो रह चुके हैं, उनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें जो ये वो एक महावीर चक्र अवार्डी भी है और ये अवार्ड उन्हें दिया गया था 1971 जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, बहुत बेहतरीन उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी इन दी शकरगढ़ सेक्टर, और इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर बैंकिंग, एसएससीज, रेलवेज, जैप, कैप, पैरा 13, इन सब सब्जेक्ट और कई सारे सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सब के आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मॉक टेस्ट हैं और परचेज करने के बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पर एंड ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।